नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा से मिलकर क्या बात की, इसका अंदाजा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपना हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि कैप्टन के सियासत के दिन अब कम ही बचे हैं। क्योंकि सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा से मिलने के बाद सिद्धू ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और वक्त वक्त पर इसके सहारे वे कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला करते रहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने यूट्यूब चैनल जीतेगा पंजाब पर अपना एक नया वीडियो शेयर किया। इसमें वे बिना किसी का नाम लिए सत्ता में बैठे लोगों पर निशाना साधते हुए पंजाब के आम लोगों को बता रहे हैं कि ये राज उनके दिए टैक्स और खून पसीने की गाढ़ी कमाई से चलता है। सिद्धू ने कहा कि टैक्स के रूप में दिया जा रहा पैसा उन्हें वापस मिलना चाहिए, न कि जूती बनकर उनके सिर पर ही आकर लगना चाहिए। सिद्धू ने कहा कि अब वक्त बदलाव का आ गया है और उन्हें उम्मीद है कि पंजाब की जनता बदलाव करेगी और 5 साल के लिए ऐसे लोगों को सत्ता सौंपेगी जो उनकी सेवा करें, न कि उनके सिर पर बैठकर राज करें। अभी कुछ दिन पहले ही सिद्धू ने केंद्र और पंजाब सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश में हो रहे कोरोना टेस्ट पर सवाल उठाए थे और दक्षिण कोरिया का मॉडल अपनाने का सुझाव दिया था। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने यूट्यूब चैनल जीतेगा पंजाब पर वीडियो जारी कर कहा था कि वे कोरोना वायरस को लेकर पंजाब के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि दक्षिण कोरिया से लगातार टेस्टिंग करके अपने देश में फैल रहे कोरोना वायरस के ग्राफ को रोक दिया, जबकि सिंगापुर जैसे देशों ने भी वैसा ही किया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया कि गिलगित बाल्टिस्तान उसका अभिन्न अंग है। उसके बाद भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर सब डिवीजन को अब जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद कहना शुरू कर दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद दोनों पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए जो अनुमान जारी किए उसमें गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी शामिल किया गया है। IMD की ओर से अपने बुलेटिन में गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को जगह देना बड़ा अहम है। IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि IMD पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए वेदर बुलेटिन जारी करता है। हम बुलेटिन में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भारत का हिस्सा है और इसी महीने की शुरुआत में भारत ने साफ कहा था कि पाकिस्तान का इन इलाकों पर कोई हक नहीं है। दरअसल वहां की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करने के आदेश दिए थे। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पाकिस्तान को वहां पर दखल देने का कोई हक नहीं है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को आपत्ति पत्र भी जारी किया था। बयान के मुताबिक तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बयान में कहा गया कि ये स्पष्ट रूप से बता दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है, वो पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के तहत भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार या उसकी न्यायपालिका को उन क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है जो उनके अवैध तरीके से और जबरन कब्जाए हुए हैं। पाकिस्तान से भारत ने कहा था कि संसद से 1994 में पास एक प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर पर स्थिति साफ है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के हालिया कदम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर उसके अवैध कब्जे को छिपा नहीं सकते हैं और न ही इस पर पर्दा डाल सकते हैं कि पिछले 7 दशकों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया, शोषण किया गया और उन्हें स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने जो नया मानचित्र जारी किया उसमें पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के हिस्सों को कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया था। इसमें POK के 3 जिलों मुजफ्फराबाद, पंच और मीरपुर को शामिल किया गया था। अमेरिका और कई बड़े यूरोपीय देश चीन से बेहद नाराज हैं। वजह कोरोना है। सब अपनी बात खुलकर कह भी रहे हैं, लेकिन बिना कुछ बोले PM मोदी ने चीन का हिसाब करना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस का संक्रमण भले ही भारत में लंबे लॉकडाउन के चलते मंदी का सबब बना हो, PM मोदी इसे एक बड़े फायदे में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना की वजह से दुनिया भर की तमाम कंपनीज चीन की बजाय कहीं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को स्थापित करने की योजना बना रही हैं। इसे भारत सरकार एक बड़ा मौका मानते हुए इन कंपनीज को लुभाने में जुट गई है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अमेरिका की 1000 कंपनीज भारत में बुलाने की योजना पर मोदी सरकार काम कर रही है। इन कंपनीज में भारत की दिग्गज मेडिकल डिवाइस कंपनी एबॉट लेबोरेटरीज भी शामिल है। सूत्र बताते हैं कि सरकार ने अपने ओवरसीज मिशन के जरिए 1000 से ज्यादा अमेरिकी कंपनीज से अप्रैल में संपर्क साधा है। सरकार ने इन कंपनीज को ये जानकारी दी कि यदि वे चीन की बजाय भारत में आती हैं तो उन्हें क्या रियायतें मिल सकती हैं। इनमें से भी भारत की नजर सबसे ज्यादा मेडिकल डिवाइसेस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, टेक्सटाइल्स, लेदर और ऑटो पार्ट्स मेकर कंपनीज पर है। शुरुआती बातचीत में कुल 550 उत्पादों के निर्माण में जुटी कंपनीज को भारत में आने का न्योता दिया गया है। दरअसल कोरोना के संकट के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर वार कर रहे हैं। कई बार वे कोरोना को चीनी वायरस भी कह चुके हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी कंपनीज यदि चीन से किसी और देश का रुख करती हैं, तो भारत सरकार की नजर अपने देश को मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने पर है। यहाँ तक कि जापान ने अपनी कंपनीज को चीन से बाहर शिफ्ट होने के लिए $2.2 अरब का पैकेज भी जारी किया है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के देश भी चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के उपायों पर काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय व्यापार मंत्रालय ने अमेरिकी कंपनीज से विस्तार से बातचीत की है और पूछा है कि वह भारत में किन सुविधाओं की अपेक्षा रखती हैं। इस दौरान कई कंपनीज ने लेबर लॉ में सुधार की बात कही है। यही नहीं, भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर भूमि अधिग्रहण जैसे मसलों पर पहले ही काम शुरू कर चुकी है। हाल ही में ब्लूमबर्ग की ही एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार विदेशों से आने वाली कंपनीज को लग्जमबर्ग से भी 2 गुनी जमीन देने को तैयार है। कोरोना पर सियासत करके ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और राज्यपाल से काफी अदावत मोल ली। कोरोना के मामले छिपाए, आंकड़े छिपाए और सारी गलतियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता में ममता बनर्जी के इस रवैये को लेकर गलत संदेश जाने लगा। पिछले कई महीनों से चुनाव की तैयारियों में जुटी ममता बनर्जी को पार्टी के नेताओं ने ये बताया कि अब सारा का सारा किया धरा कोरोना पर गलत सियासत की वजह से बेकार हो गया और पार्टी फिर वहीं पहुंच गई जहां वो लोकसभा चुनावों के दौरान थी। इसलिए अगर कोरोना से बिगड़ते हालात काबू में नहीं किए गए तो पार्टी की लुटिया डूब जाएगी। पार्टी के नेताओं के साथ ये बात प्रशांत किशोर ने भी ममता बनर्जी को समझाई। ममता बनर्जी को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि वो गलत पिच पर बैटिंग कर रही हैं, तो उन्होंने तुरंत मैदान बदलने का फैसला किया। सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने प्रदेश में कोविड-19 को लेकर अपनी रणनीति पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। सबके लिए पार्टी ने न सिर्फ राज्य में कोरोना टेस्टिंग की संख्या को बड़े स्तर पर बढ़ाने का फैसला किया, बल्कि लॉकडाउन के नियमों में भी काफी सख्ती लाई गई। इसके अलावा कोरोना वायरस से मौतों पर ऑडिट समिति के क्षेत्राधिकार में बदलाव लाया गया। राज्य के अधिकारियों के अनुसार पश्चिम बंगाल में अब रोजाना 2500 परीक्षण हो रहे हैं और अब तक 25,116 नमूनों की जांच हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी की रणनीति में ये बदलाव अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आया। पार्टी नहीं चाहती कि कोरोना के खिलाफ जंग के मामले में मतदाताओं के बीच प्रदेश सरकार की नकारात्मक छवि बने और उसे आगामी विधानसभा चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़े। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि जिला स्तर से आने वाली रिपोर्ट्स हैरान करने वाली हैं। लोग कोरोना संकट को लेकर प्रदेश सरकार के कुप्रबंधन से काफी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर लगातार पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इस दौरान केंद्र सरकार की लगातार आलोचना को सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पर जमीनी स्तर से दबाव बढ़ रहा है।